नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। शिक्षक भर्ती के चैनल पे यूट्यूब चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। सभी प्रश्न, ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर देखने के पहले हम आई होप आप पिछली क्लासेस अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। किसी कारण की वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है या कुछ भी कारण है, कुछ भी रीजन है, आप लोग यहाँ पे आई बटन लिंक आएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सारी क्लासेस इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता। जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता। खोजपूर्ण प्रवृत्ति का, अच्छी अंतर्दृष्टि का, क्रियाशीलता का या सीमित रुचियां का। तो जो भी आपके सृजनात्मक बालक होते हैं उनमें गुण जो होता है खोजपूर्ण प्रवृत्ति का गुण होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर जान लेते हैं क्या होने वाला दोस्तों। तो आपका जो सही और राइट आंसर होगा, देखिए सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता। देखिए खोजपूर्ण की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्रियाशीलता की पाई जाती है, अच्छी अंतर्दृष्टि भी होती है उनकी। देखिए लेकिन रुचियां जो है, सीमित रुचियां यहाँ पे दिया है, तो रुचि सीमित रुचि उनकी नहीं होती है। ठीक है, तो सृजनात्मक बालक की कौन सा गुण होगा, सीमित रुचि जो है आपका गुण नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। आपने पढ़ा होगा जब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है 2009 में अनिवार्य जो शब्द ये लाया गया इसमें, तो अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो 2009 है, और ये अनिवार्य शब्द का जो अर्थ पूछा गया है, वह अनिवार्य शब्द का जो अर्थ होगा वह आपका हो जाएगा उचित सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। क्या होगी, जो उचित सरकार के दाखिले होंगे वह उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता क्या करेंगे, सुनिश्चित करेगी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा होती है। जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष का कैसा है। कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। लिंग के अनुसार समझाती है, लिंग के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक भी समझाती है। क्या होगा राइट ऑप्शन। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष जो होगा वह आपके लिंग के अनुसार अधिक समझाती होगा। क्या हो जाएगा, लिंग के अनुसार अधिक समझाती होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। एक समावेशी विद्यालय के अंतर अतिरिक्त प्रश्नों पर मन करता है। दोस्तों, जो एक समावेशी विद्यालय होगा उसके अंतर अतिरिक्त प्रश्नों पर मन करता है। किन पर प्रश्नों पर मन करता है, आप लोगों को यही बताना है। तो सभी लोग यहाँ पे फटाफट ऑप्शन पे यहाँ पे पढ़ेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि क्या हम ये विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। क्या हम शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्ति अपनाते हैं। दोस्तों, यह हो सकता है आपको प्रश्न समझ में न आता हो, लेकिन क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं और इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिंपल प्रश्न तो सभी लोग कर लेते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन होते जो करते हैं, सिलेक्शन वही होना है। कंपटीशन टफ है, हर एक क्वेश्चन हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो एक समावेशी विद्यालय के अंतर अतिरिक्त प्रश्नों पर मन करता है। किस प्रकार के अतिरिक्त प्रश्नों पर मन करता है, तो वह आपका है कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। वे समय नष्ट करने वाले सामाजिक आदत प्रकृति में सीखे या किस प्रकार किया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन है सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। और चौथा ऑप्शन है वह बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों
का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सीबीएसई द्वारा जो अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि, तो राइट ऑप्शन क्या, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है कि सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल सीखे। ठीक है, तो ये होगा आपका राइट ऑप्शन। और इस प्रकार के भी प्रश्न आएंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे तरीके से हमें सॉल्व करना है तो हमें क्लासेस अच्छे तरीके से सभी प्रश्न अटेंड करना होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, भाषा और अवबोधन से संबंध विकार कौन सा होता है। ठीक है, विकार संबंधी एक प्रश्न आना है, आपको बता देता हूं। ठीक है, तो भाषा और अवबोधन संबंधी विकार कौन सा होता है। ठीक है, आपका अफेक्सिया होता है, भाषागत विकार होगा, अप्रेक्सिया यानी कि चालघात संबंधी होगा, या आपका डिसलेक्सिया पठन में वैकल्य होगा, या वाक संबंधी रोग होगा। तो भाषा और अवबोधन से जो संबंध विकार होता है वह आपका घात संबंधी यानी कि आपका क्या हो जाता है, अप्रेक्सिया होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न यह है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावी विधि हो सकती है जो आपकी अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं, आप लोग ये बताइए कि कौन सी सर्वाधिक प्रभावी विधि हो सकती है जो आपकी अपेक्षा को पूरी कर सके कि जो वंचित विद्यार्थी हैं अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके। इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करते हैं, पढ़ाए जाने वाले विषय से आप रुचि विकसित कर सकें, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों के अन्य बच्चों से पराया तुलना करते। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन होगा कि जो सर्वाधिक प्रभावी विधि हो सकती है वह होगा आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अव्यक्त करते। ठीक है, अव्यक्त करते करें, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दोस्तों दिया गया है कि इनमें से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। आपको पता है ज़्यादातर 10 से 15% निगेटिव प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाएंगे क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को समझने में एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस सेट अटेंड करने की ज़रूरत होती है, क्लासेज ज्वाइन करने की ज़रूरत होती है। तो क्लासेज ज्वाइन करते रहें। आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। विकासात्मक विकार का उदाहरण, तो विकासात्मक विकार का उदाहरण कौन कौन सा होगा पहले ये जानना जरूरी है। तो देखिए, न्यून अवधान सक्रिय विकार, आत्मविमोह और आपका प्रमस्तिष्क घात, ये तीनों क्या होंगे, विकासात्मक विकार होंगे। लेकिन पर अभिघात जन तनाव जो है, ठीक है, अभिघातज तनाव जो होता है यह आपका विकासात्मक विकार नहीं होगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है, विद्यालय में समावेशन मुक्त केंद्रित होता है। दोस्तों हर एक क्लास आपके लिए सफल बनाती है, हर एक क्लास हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है आपके सिलेबस के लिए। हो सकता है ये प्रश्न आपको, ये क्लास आपको अच्छे तरीके से ना समझ में आ रही हो, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं बन रही है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनका सभी का उत्तर जानकर अवश्य जाइए। दोस्तों विद्यालय में समावेशन मुक्त केंद्रित होता है किस प्रकार, विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर होता है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूचना प्रधानों के निर्माण पर होता है, या आपके केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, या संपूर्ण कक्षा की कीमत पर मेरे योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। तो विद्यालय में समावेशन मुक्त केंद्रित किस पर होता है, विशिष्ट श्रेणी वाले के बच्चों के सूचना प्रधानों के निर्माण पर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बात नहीं करता। जो समस्या समाधान होता है वह किस पर बात नहीं करता है, निर्धारण पर, अंतर्दृष्टि पर, मानसिक रूप का, या मोर्चाबंदी का। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, 100 नंबर क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन होगा कि समस्या समाधान जो है आपके अंतर्दृष्टि की बात नहीं करता है। समस्या समाधान निर्धारण की बात करता है, मानसिक रूप का बात करता है और मोर्चाबंदी की बात करता है, लेकिन अंतर्दृष्टि की बात नहीं करता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाहुल स्मृति का हाथ से यह किससे संबंधित होगा, डिसलेक्सिया से,
डिस्कैल्कुलिया से, डिस्ग्राफिया से, डिस्पेक्सिया से। तो जब भी आपका शब्दों में अक्षर के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का आ जाए या शब्द और अक्षर से संबंधित अगर कठिनाई आ रही बच्चों में, तो आपका डिसलेक्सिया हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? आप लोग ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देख रहे होंगे और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की जो शिक्षा है ये किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सभी की शिक्षा, शक्तिशाली शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का, सहयोगात्मक शिक्षा का या पृथक शिक्षा का। तो सभी की शिक्षा जो होता है दोस्तों ये किसके लिए होगा? तो किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा। समावेशी मतलब सभी का समावेश, हर एक प्रत्येक बालक का समावेश, हर एक प्रत्येक जाति का समावेश। ठीक है, बालक की जात नहीं होती, बालिका की जात नहीं होती, शिक्षार्थी और शिक्षार्थियों की जात नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो सभी की शिक्षा मतलब समावेशी शिक्षा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे सभी प्यारे मित्र, ठीक है, आपके अपने परिवार का चैनल है और आपके अपने सिलेबस का वीडियो है, तो जरूर एक बार शिक्षा के लिए लाइक कर दीजिएगा। प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व कौन सा होता है? तो प्रवाह में पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित जो तत्व होता है, क्या वह प्रतिभा है, गुण है, अपसारी चिंतन है या त्वरण है? तो मेरे सभी प्यारे मित्र सबसे पहले सी ऑप्शन क्लिक करेंगे, अपसारी चिंतन, जो कि आपका गलत है। प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित तत्व है? तो यह प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है? जो भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी, शिक्षार्थी, बालक बालिकाएं होती हैं, उनको किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? स्मरण से जुड़े प्रश्न, समझ से जुड़े प्रश्न, सर्जन से जुड़े प्रश्न या विश्लेषण से जुड़े प्रश्नों पर? तो किन प्रश्नों पर? सर्जन। ठीक है, सृजन यानी क्रिएटिविटी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, उनसे जुड़े जो प्रश्न होते हैं अधिक समय देने के लिए उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया। प्रश्न यह दोस्तों, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन होगा? तो अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन होगा? उच्च योग्यता, उचित रचनात्मक, उच्च वचनबद्धता का, या उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता का होगा? उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता होगा, या उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता या उच्च स्मरण शक्ति का होगा? तो देखिए दोस्तों, अध्यापक के दृष्टिकोण से, यानी आप अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं, तो आपके दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन होगा? तो वह होगा उच्च योग्यता, उचित रचनात्मकता और उच्च वचन बदला का होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता है एनसीएफ से भी प्रश्न आते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है, अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। किस कारण गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं? कि कक्षा में के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, यह बच्चे के विकार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं, यह शिक्षार्थियों को उत्तीर्ण एवं अत्तीर्ण समान में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण है। किस कारण गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं? जी, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान जो होते हैं, समाधानों पहचानने की सहायता करती है। ठीक है, कि किस प्रकार से यह जो बच्चा गलती कर रहा है इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। तो राइट ऑप्शन तीसरा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स के बाहर की बात कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ है, मान लीजिए यह बॉक्स है और बॉक्स से बाहर की बात की जा रही है, तो वह अनुकूलन तो नहीं होगा। बॉक्स से आसपास जो होगा वह अनुकूलन होता है। ठीक है, स्मृति आधारित चिंतन तो नहीं हो सकता, वह आपके बॉक्स के अंदर ही होगा। अभिसारी चिंतन जो होता है वह बॉक्स के अंदर ही होता है। लेकिन हम बॉक्स के बाहर बात करें, आउट ऑफ द बॉक्स। आउट मतलब होता है बाहर, तो बाहरी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन, जो अपने बॉक्स के बाहर के भी चिंतन कर सकता है, उनका उल्लेख कर सकता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो ये आपके अपसारी चिंतन से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? जो वंचित समूह के विद्यार्थी होते हैं उनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है, विशेष शिक्षा का, एकीकृत शिक्षा का, या आपके अपवर्जक शिक्षा का? तो जो वंचित समूह के विद्यार्थी होते हैं उनको समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ना, यह किस प्रकार का अभिप्राय होगा? तो ये आपके समावेशी शिक्षा का अभिप्राय हो जाएगा, यानी कि सबका साथ सबका विकास, समावेशी शिक्षा ही, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश। तो शिक्षा के प्रकाश के चैनल को, शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ, प्रकाश जो होती है वह अंधकार को दूर करती है, अज्ञानता को दूर करती है, वह आपकी शिक्षा ही दोस्तों। शिक्षा को हमेशा सम्मान दें, सपोर्ट करें। और अगला प्रश्न आ चुका है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण होगा? जो बच्चे बालक बालिकाएं विकृत लिखावट होती जिनकी, ठीक है, तो उससे संबंधित जो लिखने की योग्यता में कमी आती है वह किसका एक लक्षण होगा? डिस्ग्राफिया का, डिस्प्लेक्सिया का, डिस्कैलकुलिया या डिसलेक्सिया का? तो विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में जो कमी होती है वह आपकी डिस्ग्राफिया होती है। जब भी लिखावट लिखने संबंधी आ गया भैया तो आपको देखिए लिखे ग्राफ के द्वारा, ठीक है, तो डिस्ग्राफिया होगा। क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। ग्राफ सही ढंग से नहीं बना पा रहा, ठीक है, यानी कि सभी लोग समझ पा रहे हैं, ग्राफ नहीं बना पा रहा है, यानी कि लिखने में क्या होता है? विकृत लिखावट है, लिखने में उसकी क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या होता है? जो भी शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनको सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय, जो विद्यालय प्रतिबंध कम लगाता हो, उस वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय जो है लड़कियों और अलाभवंचित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसर को सम्मान करता है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सम्मान करता है, और जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय में संबंध को बढ़ा रहा है। यह आपका विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में लायनविद वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें क्या है, निशाना दिखाएं। तो दोस्तों राइट ऑप्शन चूज कर लेते हैं कि आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है, आपके प्रश्न का जो, ठीक है, माध्यम है, जानने का तरीका है, ज्ञान को बढ़ाने का तरीका है कि विद्यार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय का वातावरण में रखने के माध्यम से क्या होगा? विद्यालय दूसरे बच्चे को संवेदनशील बनाता है और वह लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें क्या बनता है? उन्हें आगे बढ़ाता है, उन्हें निशाना दिखाता है कि आप टारगेट करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार को निपटने की सर्वाधिक उपयोगी होगी? तो दोस्तों एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना, तो किस विकार के निपटने की सर्वाधिक उपयोगी होगी? तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एकाग्रता हास अक्रियशील विकास। एकाग्रता जो हमारी हास हो रही है, एकाग्रता में जो कमी आ रही है, ठीक है, उसमें यह इस विकार को हटाने में या इससे निपटने में सर्वाधिक उपयोगी होगी। और अक्रियशील जो होते हैं, अक्रियशील विकास होता है जो बच्चे में, इससे निपटने में, इस विकार के निपटने में सर्वाधिक उपयोगी होगी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो कौन सा उपागम जो है अशांतकारी व्यवहार संबंध विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? मनोगत्यात्मक आपका उपागम, पर्यावरणीय उपागम, जीव वैज्ञानिक उपागम या व्यवहारवादी उपागम? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जाएगा आपके साथ पर्यावरणीय उपागम के साथ। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आसपास की बात की है। तो आसपास के लोग क्या कहलाते हैं दोस्तों? आसपास के लोग आपका पर्यावरण ही कहलाता है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। जो रेन जूली है आपकी, ठीक है, तो रेन जूली जो है प्रतिभाशाली की अपनी किस परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? चार पंक्ति, चार स्त्री, त्रिवृत्ति या त्रिमुखिया? तो राइट ऑप्शन सभी लोग जानते हैं त्रिवृत्ति। तो रेन जूली जो है प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्ति परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, अब प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के संबंधी यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया गया है। आइए इस ऑप्शन को देखते हैं कि प्रतिभाशाली संबंधी शिक्षार्थी के लिए कि अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो बताइए कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए कि शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? तो अधिगम से संबंधी जो अशक्तता होती है बच्चों में, उनकी एक विशेषता आपको बताना है, ठीक है। तो अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता, 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि उनकी होती है, धारा प्रवाह रूप से बढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई होती है, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहते हैं बच्चे लोग, या एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराते हैं, यहाँ पे क्रिया होगा। तो अधिगम अशक्तता वालों की एक कौन सी विशेषता है? तो वह विशेषता होती है क्योंकि अधिगम संबंधी अशक्तता है उन बच्चों में, तो अधिगम संबंधी अशक्तता वाले बच्चों में धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तो शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई होती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों के लिए या वंचित वर्गों से लाए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशील तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। आप सभी में से अध्यापक अध्यापिका बनेंगे तो आप ये बताइए, समाज के जो वंचित वर्ग से लाए गए बच्चे होंगे उनकी आवश्यकता के प्रति प्रभावशाली तरीके से जो प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है, किस द्वारा कर सकती है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, किस द्वारा कर सकती है? विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं जोड़ी बताएं झलकती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा से संबंधित तो दो प्रश्न जरूर आना है। तो समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार क्या है? समावेशी शिक्षा के पीछे जो मूल आधार पूछा गया क्या होगा? तो दोस्तों समावेशी शिक्षा के पीछे जो मूल आधार होता है वह होता है समाज में विभिन्नता होती है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए, समावेशी होने के लिए आवश्यकता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगी। मूल आधार पूछा गया है, ठीक है। अगर मकान की नींव मजबूत हो यानी मकान की नींव पूछा गया है, ठीक है, तो समावेशी शिक्षा की नींव क्या है, मूल आधार क्या है? समाज में जो विभिन्नताएं आपको देखते हैं उन विभिन्नताओं के लिए विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील हो और समावेशी होने के लिए आवश्यकता की बात करते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाठ चर्चा ऐसी हो जो पाठ पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने का, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने, अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय को ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 पृष्ठ 13 पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो पृष्ठ 13 पर पृष्ठभूमि में जो एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए? तो वह जो भूमिका होती वह है कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ऑप्शन 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अधिगम अशक्तता तथा वाले बच्चे कौन से कहलाएंगे? जो बच्चे अधिगम अशक्तता तथा वाले होते हैं, बच्चे दृश्य शब्दों यानी कि साइड वर्ड्स को आसानी से पहचानते हैं और समझते भी हैं, बच्चों को मानसिक विकास बंद होता है, बच्चे निम्न बुद्धि लब्ध वाले होते हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्गों में भ्रम होता है। तो अधिगम अशक्तता वाले तथा बच्चे जो होते हैं उन बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षर और वर्गों में भ्रम होता है। क्या होता है? अधिगम अशक्तता वाले बच्चों के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सभी में से हर एक बहन अध्यापिका बनना चाहती है
और उनका सपना है शिक्षक बनना, अध्यापिका बनना, तो आप एक बताइए, एक बात बताइए, एक प्रश्न का जवाब दीजिए, एक वाक्य का जवाब दीजिए कि एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, कि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, तो व्यवसाय जानना उसके संबंधित नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा में आप एक शिक्षिका हैं, शिक्षक की बात करेंगे। ठीक है, उसके माता पिता क्या करते हैं ये आपको नहीं देखना है। ठीक है, ये माता पिता के व्यवसाय, धन दौलत, ये सब निगेटिव प्रश्न है। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, ये हो सकता है। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। ठीक है, और यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देशन दे रही है। तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप एक शिक्षिका हैं और एक समावेशी कक्षा की शिक्षिका हैं, तो आपके महत्वपूर्ण जो भूमिका होगी कि आप यह सुनिश्चित करें कि जो शिक्षिका हैं, यानी आप जो हैं कि मानक निर्देशन दे रही हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ये 30 प्रश्न कैसे लगे? हो सकता है आपको कुछ प्रश्न समझ में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक टाइप के प्रश्न आते हैं। आपने वर्ग 1-2 में देखा है किस टाइप के प्रश्न आते हैं, हवा भी नहीं लगती है। तो इसलिए पहले से इस तरह की तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, यहाँ पर शिक्षक की पूजा की जाती है, यहाँ आप लोगों के लिए सम्मान दिया जाता है, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं को होता है। तो आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का मेरा नमन है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का।